हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे पिछले पार्ट में, तो जो आखिरी प्रॉपर्टी है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग भी वर्ड यूज किया जाता है। शील्डिंग या स्क्रीनिंग का मतलब है किसी इलाके को बचा पाना, किसी इलाके को एक्सटर्नल चीज से बचा पाना। अब क्या होता है कि अगर आपने कोई फील्ड लगा दिया, कोई एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा दिया ई नोट, और ये कोई कंडक्टर है जिसके अंदर एक खाली जगह है बीच में, कैविटी। कंडक्टर है जिसके अंदर एक खाली जगह बीच में कैविटी है, तो आप चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लगा लो, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेटल की बॉडी के अंदर फील्ड कितना होता है, 0। उस कैविटी के अंदर भी फील्ड 0 होगा अगर वो कैविटी कैसी है, चार्ज फ्री। मतलब पहले से अगर उस कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा गया है तो चार्ज फ्री कैविटी के अंदर, मतलब बाहर रखे किसी भी चार्ज का फील्ड अंदर नहीं पहुंच सकता है। ये पॉइंट समझ आ रहा है क्या? क्या है सर? अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तो कहाँ, कैविटी के अंदर? हाँ, उस पे मैं आऊंगा अभी, पहले आप इसकी बात कीजिए। बाहर रखे किसी भी चार्ज के लिए अगर आप चार्ज फ्री कैविटी में हैं तो अंदर कोई फील्ड नहीं आएगा। और ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। जो लैब में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके जो केस बनाए जाते हैं वो मेटल के बना दिए जाते हैं कि आप उसके अंदर रख दो तो भारतीय लैब में कोई एक्सपेरिमेंट होता रहे, उस मेटल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए, और इन केस को नाम दिया जाता है फैराडे केस, क्योंकि कहते हैं कि फैराडे ने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। खुद वो एक कैविटी के अंदर चला गया और बोला बाहर से फील्ड लगा लो चाहे कितना ही, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इन केजेस को नाम दिया जाता है फैराडे केज। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा फिनोमिना है जिससे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्लस इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे मान लो आप कहीं बिजली कड़क रही है, आसमान में लाइटनिंग होने लग रही है, कहीं बिजली कड़कने लगी है, आसमान में लाइटनिंग होने लगी है, तो अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर हैं तो चाहे बिजली गिर जाए आप पे कोई असर नहीं आने वाला है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ऐसे मौसम में हैं तो अगर आपके पास गाड़ी वाड़ी है तो आप गाड़ी के अंदर बैठे तो आप थोड़ा सेफ है। कारण यह है कि गाड़ी की बॉडी लगभग एक मेटालिक बॉडी होती है, तो बाहर से जो भी बड़ा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बाहर से निकल जाएगा, लेकिन गाड़ी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ही है। तो मौसम जब खराब हो, बिजली का हो, तो कभी भी एक पेड़ के सहारे नहीं खड़ा होना चाहिए कि पेड़ के नीचे आप बच जाओगे, वहां तो बड़े चांसेस होते हैं। हाँ, अगर बंद कंडक्टर टाइप कोई काम है जैसे गाड़ी है, वहां आप खड़े हो जाएं तो आप नियरली सेफ हैं, आप उन सारी विपदाओं से बच जाएंगे जो आप पे आ सकती हैं वहां पे। ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब एक सवाल एक बच्चे ने आप में से पूछा कि अगर मैं कैविटी में चार्ज रख दूं तो क्या होगा। सुनिए, अगर कैविटी के अंदर आप चार्ज रख देते हैं तो क्या होने वाला है। अब मैं उस चीज पे आता हूं। देखिए, ये कोई भी एक कैविटी है, कंडक्टर है, और इसके अंदर ये कैविटी है, और मैंने कैविटी में कोई चार्ज क्यू रख दिया, और ये कंडक्टर की एक बॉडी इस तरह से। अब क्या होता है कि गोसलो वाला चैप्टर में बताएगा, गोसलो से हम सीखेंगे कि कंडक्टर की बॉडी के अंदर, कैविटी के अंदर अगर आप क्यू चार्ज रखते हो, मान लो ये पॉजिटिव है, तो अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो जाता है, इतना ही। ये हमने इंडक्शन में भी पढ़ा था कि कंडक्टर में जितना इंड्यूसिंग चार्ज होता है उतना ही इंड्यूस्ड चार्ज होता है। तो ये क्यू इंड्यूसिंग चार्ज का काम करेगा तो माइनस क्यू इस पूरे पे इंड्यूस होगा। और अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो अंदर माइनस क्यू आया तो बाहर प्लस क्यू आना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी के बीच में तो कोई फील्ड हो नहीं सकता है, कोई चार्ज हो नहीं सकता है। ये हमने देख लिया था, सारा चार्ज सरफेस पे आएगा। तो अगर आपने अंदर कोई चार्ज रख दिया, वो इंड्यूसिंग चार्ज का काम करेगा, तो अंदर वाली सरफेस पे वो इतना ही चार्ज इंड्यूस कर देगा माइनस क्यू, और पूरी न्यूट्रल है तो बाहर आना पड़ेगा प्लस क्यू। लेकिन अब अंदर नेट फील्ड 0 नहीं है, बल्कि अब अंदर फील्ड लाइंस बनेगी। ये इस तरह से कंडक्टर की सरफेस पे नॉर्मल हो जाएंगी, जहां भी हो जाएंगी कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर हो जाएंगी, बीच में फील्ड लाइन गायब हो जाएंगी, क्योंकि कंडक्टर की जो बॉडी है वहां पे फील्ड 0 है, और बाहर फिर दोबारा से नॉर्मल फील्ड लाइन जैसी होती हैं वही सब होंगी। बाहर वही फील्ड लाइन होंगी जो कि बाहर है वो है। तो अगर देखा जाए तो बाहर चार्ज रखने पे अंदर फील्ड नहीं आता है,
लेकिन अंदर चार्ज रखने पे अंदर तो फील्ड आएगा ही आएगा, बाहर भी फील्ड आ जाएगा। तो मतलब बाहर के चार्जेस का अंदर असर नहीं है, लेकिन अंदर के चार्जेस का असर बाहर पहुंच पा रहा है, क्योंकि उनकी वजह से बाहर चार्ज इंड्यूस हो पा रहे हैं और वो चार्ज अपना फील्ड फैला पा रहे हैं। तो ये आपकी बुक में ना एक पॉइंट्स टू पॉन्डर में एक पॉइंट दिया होगा आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वही पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। पेज नंबर 87 आपकी बुक में, अब नई बुक में कुछ अलग हो, 86 87 जो भी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर का आखिरी पॉइंट 7वां पॉइंट आप पढ़िए एक बार। पॉइंट्स टू पॉन्डर का 7th पॉइंट आप पढ़िए, पेज नंबर 87 है मेरी बुक में। तो ए कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर इज शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंसेस। ए कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, एक कंडक्टर की बॉडी के बीच में अगर कोई कैविटी है तो वो बची हुई है बाहर के किसी भी इन्फ्लुएंस से। मतलब बाहर आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया तो अंदर उसका असर नहीं होने वाला है। इट इज वर्थ नोटिंग दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डज नॉट वर्क द अदर वे राउंड। लेकिन दूसरे तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग काम नहीं करेगी। दैट इज इफ यू पुट चार्जेस इनसाइड द कैविटी, अगर आपने चार्ज अंदर रखा है कैविटी में, द एक्सटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज नॉट शील्डेड फ्रॉम द फील्ड्स बाय द इनसाइड चार्ज। अंदर रखने से भी बाहर फील्ड आ गया है, जबकि बाहर रखने से अंदर फील्ड नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक तरीके से काम करती है, दूसरे तरीके से काम नहीं कर रही। और ये फील्ड लाइन आपको दिखा रही है कि अगर आपने कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा, अगर आपने कैविटी के अंदर कोई चार्ज रखा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गया है, ये फील्ड लाइंस बन गई। तो अभी आप बताओ कि आपको दोनों केसेस समझ आ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कब होगी कब नहीं होगी। हाँ जी बोलिए, आप अब म्यूट होंगे सारे के सारे शायद। चलो तो अब ये बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कुछ 4-5 प्रॉपर्टी वहां पढ़ी पिछले पार्ट में, और ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमने यहां पढ़ी है। तो मुझे लगता है शायद आपको अब तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, क्या बताओ समझ आ गया है कि नहीं? अब इसमें मैं एक और चीज आपको बताता हूं, इसी पॉइंट के साथ एक और पॉइंट क्लियर करता हूं कि अगर आपने कैविटी के अंदर चार्ज रखा है तो बाहर फील्ड तो आ गया, लेकिन इस चार्ज का और इस -q का फील्ड मिलके तो बाहर 0 होता है। बाहर जो फील्ड आया है वो केवल और केवल ये बाहर वाले इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होगा। ये भी आप याद रखना जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। एनी चार्ज इनसाइड द कैविटी, एनी चार्ज इनसाइड द कैविटी एंड ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। मेरी बात सुनो, मैं ये उंगलियों से डायग्राम भी दिखा रहा हूं क्या है। एनी चार्ज इनसाइड द कैविटी and on the surface of the cavity will produce zero electric field in the body of the conductor and outside the conductor। एक बार फिर से सुन लीजिए जो मैंने बोला है। Any charge inside the cavity and on the surface of the cavity, ये दोनों मिलके यहां तो फील्ड नॉन जीरो फैला रहे हैं, यहां इन दोनों का फील्ड 0 है और यहां भी इन दोनों का फील्ड 0 है। लेकिन बाहर नेट फील्ड इसलिए है कि एक और चार्ज क्यू आ चुका था, तो उसकी वजह से ये बाहर का जो फील्ड है वो आ गया है। बताओ भाई समझ आ गया है क्या नहीं? ठीक है, अब तो मुझे लगता है शील्डिंग वाला पॉइंट तो समझ आ ही गया होगा, चाहे अंदर चार्ज रखा हो चाहे अंदर चार्ज ना रखा हो। चले हम इसमें आगे बढ़े। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अब एक बार आप अपनी बुक में एक एग्जाम्पल है वहां पे आना। सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2.1 पेज नंबर 55 वहां पहुंचिए। सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2.1 और पेज नंबर 55। ये सोल्ड एग्जाम्पल तो आपने कर ही लिया होगा, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उसमें एक पॉइंट समझा गया है, पूछा गया है आपसे कि भाई क्या ये वर्क पाथ डिपेंडेंट होगा कि पाथ इंडिपेंडेंट होगा।
एक पॉइंट आपसे पूछा गया है कि क्या ये वर्क पाथ डिपेंडेंट होगा या फिर पाथ इंडिपेंडेंट होगा। आपको ध्यान आ रहा होगा इसमें नीचे लिखा भी है कि नो द वर्क विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। मैं आपको अगली क्लास के लिए काम दे रहा हूं, ये आपको ये करके लाना है। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्क होगा ये पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये कंजर्वेटिव है तो आपको प्रूव करना है कि वो पाथ इंडिपेंडेंट है। और इसने हिंट दिया है कि एनी आर्बिट्रेरी इनफाइनाइट सिमिलर पाथ कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट्स, वन अलोंग आर एंड अनदर परपेंडिकुलर टू आर। अब आप ये समझो, क्या आप ये चीज कर पाते हो या आप ये चीज नहीं कर पाते हो। मतलब आपको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसकी मदद से, जो लाइनें इन्होंने लिखी है इसकी मदद से। ठीक है, हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आज का तो टाइम जो था क्योंकि इस जो पे अगली मीटिंग होनी है तो हम यहाँ फिनिश करते हैं अपनी क्लास। थैंक यू।